चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। चलो आज हम शुरू करने वाले हैं टेक्निकल एनालिसिस। अब ये टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है? टेक्निकल एनालिसिस का मतलब है टेक्निकल चार्ट की स्टडी, जिससे हम शॉर्ट टर्म में प्राइस मूवमेंट को प्रिडिक्ट करते हैं टेक्निकल चार्ट से। अब टेक्निकल चार्ट बहुत सारी तरह के होते हैं, जिसमें हम लाइन चार्ट की बात करते हैं, बार चार्ट होते हैं, कांगी चार्ट होते हैं, डॉट चार्ट होते हैं, हिकेनाशी होता है, कैंडलस्टिक्स होता है। तो हम आज किसकी बात करेंगे? यूनिवर्सली सबसे ज्यादा जो एक्सेप्टेंस है चार्ट की, वो कौन सी है? कैंडलस्टिक चार्ट्स, जिसकी आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो कैंडलस्टिक चार्ट वो होता है जो कैंडल बनने के बाद एक चार्ट फॉर्मेशन होता है और उस चार्ट फॉर्मेशन को आप स्टडी करते हैं, जिससे आपको ये पता चलता है कि शॉर्ट टर्म में मार्केट का डायरेक्शन क्या होगा। यानी टेक्निकल चार्ट का यूज आप किस लिए करते हैं? टू प्रिडिक्ट शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट। मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट नीचे जाएगा, ये कैसे आपको पता चलता है? टेक्निकल चार्ट से पता चलता है। ठीक है, और टेक्निकल चार्ट कौन सा वाला हम यूज करते हैं सबसे ज्यादा? कैंडलस्टिक। अब ये कैंडलस्टिक चार्ट की जो शुरुआत हुई थी ना, वो जापान से हुई थी। आज से तकरीबन 200-250 साल पहले जापान में एक मुनेसिया हुमा करके एक राइस ट्रेडर हुआ करते थे। अब ये जो राइस ट्रेडर हुआ करते थे, ये टेक्निकल चार्ट का यूज किया करते थे टू प्रिडिक्ट राइस प्राइस मूवमेंट। ठीक है, तो उन्होंने इसकी शुरुआत की और दुनिया में फिर धीरे धीरे, जैसी 19th सेंचुरी आई ना, आपने चार्ल्स डाउ साहब का नाम सुना होगा। तो चार्ल्स डाउ साहब ने इसको इंट्रोड्यूस किया और दोबारा से सबके सामने लेके आए। तो उनको फादर ऑफ टेक्निकल एनालिसिस कहा जाता है। किसको? चार्ल्स डाउ साहब को। लेटर ऑन 1990 में स्टीव निक्सन हुए, जो टेक्निकल एनालिस्ट थे। उन्होंने मॉडर्न टेक्निकल एनालिसिस में फाइन ट्यून किया और दुनिया के सामने लेके गए। उसके बाद आप देखोगे आज के समय में दुनिया में हर जगह टेक्निकल का यूज होता है टू प्रिडिक्ट द प्राइस। ठीक है, तो हम शॉर्ट टर्म में प्राइस प्रिडिक्शन करने के लिए टेक्निकल एनालिसिस का यूज करते हैं। अब ये जो टेक्निकल एनालिसिस है, ये बहुत सारी चीजों के लिए काम में आता है। सबसे पहले देखो, आपको ना जब भी आप किसी भी स्टॉक के प्राइस को देखते हो, तो आपको क्या लगता है कि ये कहां मूव करेगा? तो सबसे पहले टेक्निकल चार्ट का ना हम यूज करते हैं ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, और ट्रेंड तो आपको पता है, अप ट्रेंड होता है, डाउन ट्रेंड होता है। अब ये ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए हम टेक्निकल चार्ट का यूज करते हैं। अच्छा, दूसरी चीज क्या होती है? जब आपको पता चल गया कि स्टॉक अप ट्रेंड में, तो दूसरी कौन सी चीज एनालाइज करते हैं आप? स्टॉक का टारगेट, राइट, कि कितना ऊपर जाएगा। अगर ऊपर जाएगा तो कितना ऊपर जाएगा, तो इसको टारगेट के लिए यूज किया जाता है। अब टारगेट को आप एग्जिट बोल सकते हैं। और सबसे पहली चीज, यहां पर कब आपको किसी स्टॉक को बाय करना है, उसको कहते हैं एंट्री। तो एंट्री के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसका यूज हम एंट्री के लिए करते हैं, एग्जिट के लिए करते हैं। अब यहां पर ना आपको टेक्निकल चार्ट और बहुत सारी चीजों को बताता है कि अगर मार्केट में ये लेवल आया, होता क्या है ना, जब आप टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, चार्ट को देखेंगे, तो आपको एक सपोर्ट रेजिस्टेंस नजर आएगा। वो सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है आपको बताता है कि मार्केट अब कहां तक जा सकता है। ठीक है, तो टेक्निकल चार्ट जो है ना, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे बेस्ड है। तो हमें इसके बारे में, सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में किससे पता चलता है? टेक्निकल चार्ट से पता चलता है। ठीक है, तो ये मेजर 4 चीजें हमें किससे पता चलती हैं? टेक्निकल चार्ट से पता चलती हैं। अब टेक्निकल चार्ट की जब हम स्टडी करेंगे ना, तो बहुत सारी चीजों के कॉम्बिनेशन से स्टडी करते हैं। अब वो कॉम्बिनेशन कौन से होते हैं, उसे समझ लेते हैं। तो सबसे पहली चीज हम पढ़ने वाले हैं टेक्निकल चार्ट में, कैंडल्स। ठीक है, पहली चीज हम पढ़ेंगे कैंडल्स। कैंडल से मिलकर बनते हैं चार्ट के पैटर्न्स। तो चार्ट पैटर्न्स हम लोग पढ़ेंगे। चार्ट पैटर्न्स के बाद सपोर्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस के बाद हम ट्रेंड लाइन पढ़ेंगे और उसके बाद हम पढ़ेंगे इंडिकेटर्स। ठीक है, ये इंडिकेटर्स जो हैं ये पढ़ेंगे। तो हम इन 5 चीजों की स्टडी करने वाले हैं टेक्निकल चार्ट में। ठीक है, आ रहा है समझ में? सर वॉल्यूम, ट्रेंड लाइन इज वॉल्यूम? नहीं, वॉल्यूम चलो लिख देता हूं यहां पे। तो नेक्स्ट चीज है वॉल्यूम, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं टेक्निकल चार्ट में। ठीक है, अब वो इंडिकेटर में ही आ जाता है वॉल्यूम, इसलिए मैंने अलग से नहीं लिखा था, बट कोई बात नहीं। अब आप देखोगे यहां पर कि हम सबसे पहले समझेंगे कि ये टेक्निकल जो एनालिसिस है ना,
ये कैसे काम करता है। देखो आपने ना, अच्छा कितने लोग यहाँ पर कुछ समय से मार्केट में हैं? आप लोग कुछ समय से मार्केट में, तो आपने एक चीज सुनी है टेक्निकल चार्ट के बारे में? कई लोग ये बोलते हैं कि हम टेक्निकल चार्ट से बातें करते हैं, सुना है? नहीं सुना? तो तुम्हें अभी मार्केट में टाइम नहीं हुआ है, सुना के बारे में तो सुना है सारा, RSI वगैरह होते हैं। बताता हूं। हाँ बिल्कुल सुना है तुम्हें। अच्छा एक बात बताओ, आज से पहले मुझे एक बात बताओ, अभी जैसे हम 5th में कोई सम सॉल्व किया करते थे, तो माइनस प्लस सब्सट्रैक्शन एडिशन ये होते थे, और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये होते थे ना। तो जब हम उस क्लास में पढ़ते थे, 3rd क्लास में मैंने ये पढ़े थे, आपने भी आई होप उतने में पढ़े होंगे, तो 3rd क्लास के बच्चे को बहुत डिफिकल्ट लगते हैं ना। आज के टाइम पे तो आप यूं कर देते हैं, अगर मैं आपको कुछ भी दूं आप यूं कर देंगे ना। तो आपने सोचा है कि क्यों कर देंगे आप? क्योंकि आपको वो अच्छे से आ चुके हैं, है ना। तो अब जैसे आपके बच्चे होंगे ना, जैसे जिनकी शादी नहीं हुई है उनके बच्चे आने वाले दिनों में होंगे, जिनकी हो चुकी है उनके शायद होंगे, तो वो अपने बच्चों को जब पढ़ाते होंगे तो कभी कभी इरिटेशन होती होगी, उनको लगता होगा अरे यार क्या ये इतना आसान है यार ये, क्योंकि उनको वो आता है, जिसके लिए आता है वो चीज़ें आसान हो जाती हैं। अब मैं शुरुआत से शुरू करता हूँ अपनी बात को कनेक्ट करने के लिए। जिस दिन आप पहले दिन स्कूल में गए थे, आपने क्या सीखा था? ABCD। ABCD आपको क्यों सिखाई जाती है पता है? इसलिए सिखाई जाती है ताकि आगे चल के आप वर्ड बनाएं, और वर्ड से बनेंगे सेंटेंस, और सेंटेंस से बनेगी भाषा। तो किसी भी भाषा को सीखने के लिए पहले अल्फाबेट्स ही सीखे जाते हैं। अब अल्फाबेट्स क्योंकि अलग अलग होते हैं, आपने देखा कितने अल्फाबेट्स होते हैं? 26। तो ये 26 अल्फाबेट्स बनके वर्ड्स बनाते हैं, और वर्ड से मिलकर बनते हैं सेंटेंसेस, और सेंटेंस से मिलकर बनती है भाषा। ठीक उसी तरह से यहाँ पर ना ये जो कैंडल्स हैं, बहुत डिफरेंट टाइप की कैंडल है। हर कैंडल की अपनी साइकोलॉजी है, अपनी भाषा है, और सारी कैंडल्स मिलके बनाती हैं भाषा, जो होती है टेक्निकल एनालिसिस की। अब ये टेक्निकल की भाषा सीखने के बाद आप टेक्निकल चार्ट से बातें कर पाओगे, जिस तरह से हम बातें कर रहे हैं, क्योंकि इस भाषा का ज्ञान हम सबको है, बचपन से पढ़ाया गया है। तो अब ये वो भाषा है जो टेक्निकल चार्ट की भाषा है, जो आप सीखेंगे कैंडल्स के माध्यम से, सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन वॉल्यूम इंडिकेटर के माध्यम से, और इन सब भाषा का यूज करने के लिए हम सारी चीज़ों को क्या कर देंगे? सम अप कर देंगे। एंड देन जब हम अप्लाई करेंगे तो टेक्निकल चार्ट हमसे क्या कर रहा होगा? बातें कर रहा होगा। तो टेक्निकल चार्ट से बात करना आसान है उनके लिए जो इस भाषा को समझते हैं, और भाषा को समझने के लिए आपको अल्फाबेट्स की जरूरत होती है, जो आज हम सीखने वाले हैं। देखो मार्केट में ना जो ट्रेडर है क्या सोच रहा है, ये आपको कैंडल से पता चलेगा, और अगर कैंडल की साइकोलॉजी पता चल गई आपको तो उसकी भाषा पता चल गई। तो जब टेक्निकल चार्ट बनेगा ना, तो आपको बता रहा होगा कि उसका डायरेक्शन क्या है, आपको बता रहा होगा कि मार्केट कहां जाएगी, पर कब बताएगी, किसको बताएगी? वो उसको बताएगी जिसको उसका ज्ञान होगा। तो ज्ञान के लिए हम क्या करते हैं? जैसे हम मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस करते हैं, ठीक उसी तरह से टेक्निकल चार्ट की भी आपको प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस करने के बाद आप इसका यूज कर पाएंगे, इससे बातें कर पाएंगे। हाँ जी बताइए सर, टेक्निकल चार्ट और जो हमारे फंडामेंटल्स होते हैं अकाउंटिंग के एंड एक्सपेंस वगैरह जो चीजें वो शो करता है स्टॉक, वो कैसे इंटररिलेटेड होता है? देखो दो चीजें होती है, मान लो कि एक कंपनी है जिसका रिजल्ट आने वाला है, तो रिजल्ट किससे एसोसिएटेड करोगे? फंडामेंटल से। रिजल्ट अच्छा आया, टेक्निकल चार्ट में ब्रेकआउट हो गया, ये दोनों इंटरकनेक्टेड है टेक्निकली। बट फंडामेंटल्स कैसे काम करता है? जैसे कोई भी मार्केट में न्यूज आती है तो वो किसका पार्ट है? फंडामेंटल का पार्ट है। बट उस न्यूज का जो इंपैक्ट हुआ वो टेक्निकल चार्ट के माध्यम से हुआ, कि आपने देखा कि ये न्यूज पॉजिटिव आई, ये ब्रेकआउट हुआ, और फिर उसके बाद मार्केट ऊपर चला गया। तो लोग इन्हें कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं, राइट। पर डेली फंडामेंटल भी काम नहीं करता, डेली टेक्निकल भी काम नहीं करता, राइट। ठीक है, आ रही मेरी बात समझ में? तो अब मैं ना आपको एक सैंपल कैंडल बना के दिखा रहा हूं, और मैं ये बताऊंगा कि किस तरह से काम करती है, ठीक है। तो एक सैंपल कैंडल हम यहां पे बना रहे हैं। तो देखो यहां पर ये आपके सामने मैंने बनाई एक कैंडल, इसे हम कहते हैं बॉडी ऑफ द कैंडल, ठीक है। यहां पर ये नीचे मैंने एक लाइन ड्रॉ की है और ऊपर एक लाइन ड्रॉ की है। तो ये जो दोनों लाइन है ना, इनको कहा जाता है विक ऑफ द कैंडल। ये पार्ट है बॉडी और ये पार्ट है विक, इसे शैडो भी कहते हैं। अब ये जो बॉडी ऑफ द कैंडल है और ये जो शैडो है ना, इसको टोटल मिला के जो पोर्शन बना, इसको कहा जाता है कैंडल। अब ये जो कैंडल है ना, ये मार्केट के डायरेक्शन से बनी हुई है, यानी पूरे दिन जो प्राइस एक्शन हुआ ना स्टॉक का, उससे ये कैंडल बनी हुई है। अब इसे मैं प्राइस एक्शन में सिखाता हूं आपको, तो समझ में आ जाएगा कि मार्केट कैसे बनी और ये जो कैंडल है बनने के पीछे क्या लॉजिक था। पर यहां पर इसे समझाने के लिए पूरा समझा देता हूं। जैसा कि आपने देखा कि इस पार्ट को कहा जाता है बॉडी
और इस पार्ट को कहा जाता है विक। अब ये बेसिकली ना प्राइस एक्शन से बनती है। तो यहां पर आप देखते हैं कि 9:15 पे मार्केट ओपन होती है, सबको पता है ना, और मार्केट 3:30 पर क्लोज हो जाती है, ये भी सबको पता है। अब इस पूरे दिन मान लेते हैं कि XYZ शेयर था जिसका हाई था 101 रुपए, जिसका लो था 95 रुपीज, जिसका ओपनिंग प्राइस भी रहा होगा कुछ, मान लेते हैं 97, और क्लोजिंग प्राइस भी रहा होगा इसका कुछ, जो मान लेते हैं 100 रुपीज। अभी दिन का प्राइस एक्शन हुआ ना 3:15 से 3:30 के बीच में, ये चार चीजें ही होंगी मार्केट में, और पांचवी चीज तो कोई नहीं हुई होगी। अब ये जो चार चीजें हुई है ना, इसे कहते हैं प्राइस एक्शन, कि दिन में प्राइस का एक्शन किस तरफ था। अब ये प्राइस एक्शन इस कैंडल पे आ जाएगा और आपको समझ में आ जाएगा कि ये कैंडल इस प्राइस एक्शन से किस तरह से बनी है। अब यहां पर मैं एक चीज दिखाता हूं आपको कि ये जो कैंडल है ना बॉडी, ये जो बॉडी है कैंडल की, ये जो पॉइंट होता है ना, इससे हम जानते हैं कि दिन का ओपनिंग प्राइस क्या था, यानी ये दिन के दौरान होने वाला ओपन प्राइस होता है। और ये जो लोअर विक है ना, यहां से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि दिन का लो क्या लगा है, और ये जो ऊपर वाली विक है ना, ये बताती है कि दिन के दौरान हाई क्या लगा है, और ये जो पॉइंट है ना, इससे पता चलता है कि क्लोजिंग क्या आई है, क्लोजिंग प्राइस क्या है। अगर ये ग्रीन कैंडल है तो हम इसी तरह से इस पूरी इंफॉर्मेशन को इस तरह से यूज करने वाले हैं, ठीक है। अब यहां पर लो क्या है, मार्केट ने कितना लो बनाया, मार्केट का ओपनिंग प्राइस क्या था, हाई प्राइस क्या था, और क्लोजिंग प्राइस क्या था। अब ये सारी की सारी चीजें जब मैंने यहां पर प्लेस कर दी तो मुझे समझ में आया कि एक ट्रेडर क्या सोच रहा है। यहां पर सोचने की बात यह है कि आप एक चीज को अज्यूम करिए, सोचिए, समझिए और समझने की कोशिश करिए कि एक स्टॉक की ओपनिंग होती है 97 रुपीज पर, और 97 से ये स्टॉक नीचे जाता है 95 पर। तो 95 से जो बाइंग आई, स्टॉक को जो ऊपर लेके गई, जब लोअर लेवल से बाइंग आती है ना, तो ये विक बन जाती है, ध्यान रखना। यानी लोअर विक क्या बताती है आपको, मार्केट में लोअर लेवल से बाइंग, और ऊपर वाली विक बताती है प्रॉफिट बुकिंग को, ठीक है। तो ये वाली विक आपको बताएगी लोअर लेवल पर जो बाइंग हुई है, तो लोअर बाइंग को ये विक बताती है, और ये ऊपर वाली विक बताती है प्रॉफिट बुकिंग को। अब यहां पर इसी चीज को हम समझते हैं। तो जैसे ही ये 95 रुपीज का लो लगा, स्मार्ट मनी आई और स्मार्ट मनी ने इसे बाइंग करना शुरू किया, एंड लो के बाद इसने जो हाई लगाया वो क्या लगाया, 101 का। यानी आप देखो लोअर लेवल से ऑलमोस्ट 6% की तेजी किसी स्टॉक ने दिखाई, तो इसका मतलब है 6% की जब तेजी आई तो किसी वजह से आई होगी, कोई स्टॉक ऐसी 6% नहीं बढ़ जाता है। और जब ये 6% बढ़ा ना, तो 101 का हाई लगाने के बाद कुछ लोगों ने सोचा कि भाई हम कल के लिए पोजीशन को कैरी नहीं करना चाहते, तो कुछ लोगों ने थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग किया, एंड प्रॉफिट बुकिंग करने के बाद फाइनली जब इसकी 3:30 बजे क्लोजिंग हुई तो आप देख रहे हैं वो 100 रुपीज पर हुई। अब मुझे बताइए 100 रुपीज अगर लोअर पॉइंट से देखेंगे तो 5% ऊपर है, और हाई से देखेंगे तो 1% नीचे है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इस कैंडल की जो साइकोलॉजी है ना, वो बुलिश है। क्यों बुलिश है, क्योंकि ये हाई के पास जाकर क्लोज हुआ है। अगर ये हाई के नीचे क्लोज होता, बहुत नीचे क्लोज होता, तो हम बोलते कि जो इन्वेस्टर है ना, उसका कॉन्फिडेंस नहीं है स्टॉक में और वो निकलना चाहता है। पर क्या यहां पर जिसने इस लेवल पर खरीदा, इस लेवल पर खरीदा, वो इससे एग्जिट हुआ? जवाब है नहीं। क्योंकि अगर एग्जिट होता तो ये लोअर जो हायर विक है ये और बड़ी बनती, और बड़ी बनने के बाद प्राइस नीचे आता, पर प्राइस दिन के ऑलमोस्ट हाईएस्ट पॉइंट के पास जाकर क्लोजिंग हुआ, जो ये बताता है कि यहां पर एक ट्रेडर की साइकोलॉजी जो है वो बुलिश है। अब जैसे अपने ऊपर लेकर चलो, आपने कोई स्टॉक 95 रुपीज का खरीद लिया आज के दिन, और आपको लगता है आने वाले दिनों में ये तेज होगा, 110 120 तक जाएगा, तो आप 120 तक का वेट करोगे ना। पर उसमें कुछ लोग होंगे जो छोटे मोटे ट्रेडर होंगे, वो 2-4 रुपए के लिए आए होंगे, वो निकल जाएंगे उस पोजीशन से, क्योंकि उनका विजन उतना नहीं है, वो उतना दूर नहीं सोच पा रहे हैं। तो वो क्या करेंगे, वो 2 रुपए का प्रॉफिट लेकर चले जाएंगे। तो ये जो ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग आती है ना, ये कमजोर दिल वालों की आती है नॉर्मली। जब मार्केट हाईएस्ट पॉइंट पर बंद हो रहा है तो इसका मतलब है जो स्मार्ट मनी है वो तो अभी भी इंटैक्ट है ना बाय पोजीशन में, क्योंकि वो बड़ा टारगेट देख रही है। पर जिसको 2 रुपए मिल रहे हैं उसको चाहिए ही 2 रुपए, वो लेकर निकल रहा है। तो जब भी मार्केट अपने हाईज के पास क्लोज होती है ना, ये बताती है कि मार्केट की साइकोलॉजी बुलिश है।
अब जैसे मैंने आपका एग्जांपल दिया, तो आपके केस में जब आप किसी पोजीशन को होल्ड कर रहे हो तो क्यों होल्ड कर रहे हो भाई? क्योंकि आप देख रहे हो कि मार्केट में एक बड़ा टारगेट है जिसके लिए आप काम कर रहे हो, करेक्ट है? तो मार्केट जब भी हाई के पास क्लोजिंग देगा, इसका मतलब है मार्केट का जो ट्रेंड है वो बुलिश है। आ रही है मेरी बात समझ में? अब ये कैंडल आपको पूरी इंफॉर्मेशन दे रही है। इस इंफॉर्मेशन में किसी को कोई डाउट है तो आप समझ लीजिए, मतलब सवाल पूछ लीजिए। आई होप सबको क्लियर है, पक्का? अब ये लोअर विक है, वो लोअर बाई, मतलब ये लोअर विक है, ये जो विक है ना, देखो मैंने यहाँ पे डाला भी हुआ है, लिखा भी हुआ है। क्या लिखा है मैंने लिखा है कि अगर लोअर विक कब बनती है? जब लोअर लेवल से बाइंग आती है। जब ओपनिंग प्राइस से ना मार्केट नीचे जाता है तो ये विक बन जाती है। और फिर लोअर विक कितनी बड़ी बनेगी? जितना मार्केट नीचे जाएगा, ठीक है? और इसी तरह से हायर विक ऊपर उतनी बड़ी बनेगी जितना प्रॉफिट बुकिंग होगा। तो देखो, जितने लोअर लेवल से बाइंग आएगी विक उतनी बड़ी होगी, जितनी ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग आएगी हायर विक उतनी बड़ी होगी, राइट? आ रही बात समझ में? कोई डाउट है पूछिए। सर आ रहा है? हाँ जी बोलो। सर अगर क्लोजिंग प्राइस विक के बहुत क्लोज है तो मतलब हमारा बुलिश ट्रेंड है, करेक्ट, राइट? करेक्ट। ऐसा आपने कुछ बोला? मैंने बोला कि अगर हाईएस्ट पॉइंट के पास मार्केट बंद होता है तो ये बुलिश मार्केट को बताता है, यानी ट्रेंड बुलिश है। बुलिश मार्केट को बता, ओके फाइन। ये सर 101 से 100 पे इसीलिए आया ना कि यहाँ से बीच में से प्रॉफिट बुकिंग, प्रॉफिट लेके लोग निकल चुके हैं जी, इसलिए नीचे आ रहे हाँ जी, हैं। और वो नहीं निकलते तो वो ऊपर ही जाती है, हाँ। और ऊपर जाती तो विक नहीं बनती, हाँ, वो क्लोज प्राइस बनता है। हाँ, क्लोजिंग प्राइस बन जाता है। और 97 पे सेलिंग ज्यादा हुई इसलिए लो पे आया है ओपन के टाइम। नहीं सर, ओपनिंग के बाद मार्केट में कुछ लोगों ने फेक सेलिंग की हो सकती है, हो सकता है कमजोर दिल वालों का स्टॉप लॉस लगाओ, नीचे की तरफ बाय किया हो सकता है कुछ भी। नहीं नहीं, देखो ऐसा समझो, ये क्यों होता है मैं बताता हूँ। जैसे मान लो मार्केट टेम्परेरी, तुमने देखा है ना कि मार्केट 200-400 नहीं 20-30 पॉइंट नीचे चली जाती है, नीचे जाती है। तो जब नीचे मार्केट जाती है तो सारे शेयर्स भी नीचे जाते हैं। तो जब वो शेयर्स नीचे जाते हैं तो मान लो एक शेयर ये भी रहा होगा जो अपने ओपनिंग प्राइस से नीचे चला गया, फिर मार्केट में एक बुलिश ट्रेंड आया और मार्केट में बाइंग हुई। तो जब मार्केट में बाइंग होगी तो मोस्ट ऑफ द शेयर्स में भी बाइंग होगी। तो जब बाइंग होती है तो लोअर लेवल से जब बाइंग होती है तो ये विक बन जाती है। और जब ये ओपनिंग प्राइस के ऊपर जाएगा तो बॉडी बनने लग जाएगी, ठीक है? बॉडी बनने लग जाएगी। अब ये जो कलर ऑफ द बॉडी है ये क्या बताता है आपको कि मार्केट का ट्रेंड क्या है? देखो, ग्रीन कैंडल बन रही है तो मार्केट में प्राइस एक्शन ऊपर की तरफ है, बुलिश है, मार्केट ऊपर जा रहा है, तभी तो ग्रीन कैंडल बन रही है। और अगर रेड कैंडल बनेगी तो मतलब मार्केट का प्राइस नीचे जा रहा है, ठीक है? तो रेड कैंडल भी ऐसे बनती है, सिर्फ एक चीज रेड कैंडल में चेंज होती है। वो क्या चेंज होती है मैं बताता हूँ आपको। तो ये बुलिश कैंडल होती है, इसको बुलिश कैंडल बोलते हैं, ठीक है? अब बेरिश कैंडल, सेम रेड कलर की जो कैंडल होती है उसको बेरिश कैंडल बोल सकते हैं। तो यहां पर हाई लो सेम रहेगा, सिर्फ चेंज होगा ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस, ठीक है? प्राइस एक्शन सेम डाल देते हैं। 101 का हाई लगा, 100 पर ओपन हुआ, 97 पर क्लोज हुआ और 95 का लो लगा। अब यहां पर देखिए क्लोजिंग कहां पर हुई है स्टॉक की? 95 के पास, तो इसीलिए इसकी साइकोलॉजी क्या है? बेरिश। आ रही बात समझ में? परफेक्ट। सर क्लोजिंग 97 पर हुई है ना? जी, हेलो सर। हाँ जी बोलिए। सर ये बात थी कि पिछले हफ्ते की रिकॉर्डिंग नहीं मिली हमें। पिछले हफ्ते की रिकॉर्डिंग क्या, वो जो है ना फाइल करप्ट हो गई थी बट सिंपल सा टॉपिक था, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं मिली कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, इतनी टेंशन मत लिया करो। जो काम की चीज़ है बस वो याद रखा करो। और पढ़ तो लिया ही था यार, इतना अच्छा पढ़ाया मैंने आपको, वो याद रखो। देखो एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, हमेशा ध्यान रखना, और बुरा मत मानना, मैं किसी को वो पॉइंट आउट नहीं कर रहा, सिर्फ एक बात बताता हूँ। लाइफ में ना जब आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है तो आप कामयाब नहीं होते हैं। आप देखो लाइफ में ना वही लोग इतिहास लिखते हैं जिनके पास रिसोर्स की कमी होती है। जो लोग रिसोर्सफुल हो जाते हैं ना वो कभी अच्छा लाइफ में नहीं कर पाते। इसीलिए सचिन का बेटा कभी सचिन नहीं बन पाया, अमिताभ का बेटा अमिताभ नहीं बन पाया, क्योंकि उनके पास वो रिसोर्सफुल लोग हैं। अब मैं आपको रिसोर्सफुल नहीं बनाना चाहता, मैं आपको रिकॉर्डिंग दे रहा हूँ विच इज़ रॉन्ग। क्योंकि जब आपके पास रिकॉर्डिंग होती है ना, आपका माइंड सेट होता है यार कल पढ़ लेंगे ना, रिकॉर्डिंग तो है, अरे परसों पढ़ लेंगे ना, रिकॉर्डिंग है। यही चीज़ आपको ना बड़ा नहीं बनने देगी, ध्यान रखना। और मैं इस बात के सख्त खिलाफ था पहले, पर हुआ क्या ना, आप लोग मानते नहीं हो, आप लोग सोचते हो नहीं यार ठीक है। देखो रिकॉर्डिंग उसको मिलनी चाहिए टेक्निकली जिसने क्लास मिस की है, जिसने क्लास ही मिस नहीं करी। अब आने वाले दिनों में क्या होगा मुझे ये बात पता है, लिख के दे रहा हूँ मैं आपको, सारी रिकॉर्डिंग आज शेयर कर दूंगा। बहुत सारे स्टूडेंट आना बंद कर देंगे क्योंकि उनको पता चलेगा कि यार रिकॉर्डिंग तो हमने देख ली है, अब सर जो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं हम पढ़ लेते हैं। वहीं पर समझ लेना कि मार्केट छोड़ने वाले
कोई कृपा तुम पे होने लग जाएगी। पहले बता रहा हूं मैं, तो अपने माइंडसेट को ना चेंज करो। अच्छा, मैं आपके लिए नहीं कह रहा था ये, मैं ओवरऑल सबके लिए कह रहा हूं, ये गलती मेरी है, आप समझ रहे हैं? तो ये माइंडसेट को ना दूर कर दो, क्योंकि आपसे मेहनत नहीं होगी यार। फिर क्यों कर रहे हो ऐसा? मेरा अर्जुन बनने की जगह तुम यार वो दुर्योधन बन जाओगे, फिर नाम मेरा बदनाम हो जाएगा। मत करो ऐसा। चलो, तो समझ में आ रहा है? अब यहाँ कोई डाउट है पूछ लो। क्लियर? आगे चले? सर एक चीज पूछूं? अभी हाँ, बोलो बोलो। मार्केट ओपन हुआ 100 पर, फिर मार्केट में बियरिश कैंडल बनी क्योंकि वॉल्यूम प्रॉफिट बुकिंग ज्यादा हो रही थी, नहीं सेल ज्यादा हो रहा था, तो वो रेड कैंडल बनती चली गई। 97 पर क्लोज हुआ, लेकिन 95 तक पहले कैंडल गई और उसके बाद 97 पे वापस ऊपर आई। तो 95 से 97 के बीच का जो टाइम फ्रेम है उसमें ग्रीन कैंडल बनी होगी ना उस टाइम पर? ये सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा गया है मेरे से आज तक। कैंडल तो एक ही बनेगी ना। देखो, Seriously? पहले ये कैंडल समझ लो, इसे टाइम फ्रेम की बाउंडेशन में मत डालो, सिर्फ ये कैंडल है ऐसा समझो। तो एक कैंडल में दो कैंडल कैसे बनेंगी? एक ही कैंडल बनेगी ना, ठीक है? हाँ, तो ऐसा समझो, सिर्फ ये एक ही कैंडल है। अभी समझाऊंगा, सबको समझाऊंगा, आगे सब चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है? चलो, ये क्लियर है ना? सबसे कॉमन सवाल जो हमेशा ना, आप इसका जवाब ना है तो बड़ा सिंपल, पर कभी कभी सिंपल चीजें समझ में नहीं आती। आज मैं समझाने वाला हूँ। मार्केट कैसे चलती है? मार्केट चलती है बायर और सेलर दोनों से, ठीक है? ऐसे ही होता है ना। मार्केट को क्या बायर चला सकता है? सेलर चला सकता है? दोनों मिलके चलाते हैं, ठीक है? अब जब मार्केट में बायर भी है और सेलर भी है, तो क्यों ऐसा होता है कि दोनों के बावजूद मार्केट का प्राइस नीचे जाता है और मार्केट का प्राइस ऊपर जाता है? ये हमेशा ना आपके दिमाग को खराब करता है सवाल, कि बाइंग तो हो रही है ना, सेलिंग भी हो रही है, तो क्यों दोनों चीजें किसी पर्टिकुलर दिन में हो रही है और मार्केट ऊपर जा रहा है, और दोनों चीजें ये रोज होने के बावजूद मार्केट नीचे जा रहा है? ऐसा होता क्यों है? ये सवाल सबका दिमाग खराब करता है। सवाल समझ पा रहे हो तो दिमाग अपने आप खराब हो जाएगा, और सवाल नहीं समझ में आया तो दोबारा समझाता हूं। आप ये सोच रहे हो मार्केट को देखकर कि जब बाइंग हो रही है आज भी, तो प्राइस नीचे क्यों जा रहा है? क्योंकि बाइंग तो रोज होती है ना। फिर कल ऊपर क्यों था? कल बाइंग हुई थी। तो सवाल ये है, क्योंकि कल सेलिंग भी हुई थी, बावजूद उसके स्टॉक ऊपर गया था। आज सेलिंग हुई, मार्केट नीचे आ गया, ऐसा क्यों? कल भी तो सेलिंग हुई थी, फिर मार्केट ऊपर क्यों गया था? बायर सेलर मिलके मार्केट चलाते हैं, पर ध्यान रखना, मार्केट का जो ट्रेंड होता है ना, वो कैसे डिसाइड होता है, कैसे प्राइस ऊपर जाता है, बावजूद इसके कि बायर और सेलर दोनों मिलके मार्केट चला रहे हैं। समझो, जब भी बाइंग होगी हायर प्राइस पर, तो प्राइस ऊपर जाएगा। समझो कि स्टॉक का प्राइस अभी चल रहा है 90 रुपीज, तो 90 रुपीज पर किसी ने बाय किया, किसी ने सेल किया, तभी तो बाय किया। प्राइस क्या हो गया? इसे कहते हैं एलटीपी, लास्ट ट्रेडेड प्राइस, ठीक है? तो जो मार्केट में लास्ट प्राइस पर ट्रेड हुआ है उसको कहते हैं एलटीपी, और वही प्राइस मार्केट में डिसाइड होता है। अब कोई दूसरा बायर आ गया, उसने बोला कि मुझे 90 नहीं 95 पर चीज खरीदनी है, और सामने से चीज बिकी 95 पर, तो अब प्राइस बढ़कर क्या हो गया? 95। देखो, यहां भी बायर था, यहां भी सेलर था, पर प्राइस जा रहा है ऊपर। अब किसी ने तीसरा बायर आया और उसने बोला कि अब मैं 100 रुपए पे खरीदने के लिए तैयार हूं, तो 100 रुपए पर चीज बिकी और सेलर ने सेल किया, अब प्राइस बढ़कर क्या हो गया? 100 रुपीज। ध्यान रखना, तो जब भी प्राइस ऊपर के भाव पर बिकेगी तो प्राइस बढ़कर हो जाएगा ऊपर। अब इसी तरह से मान लेते हैं कि आज मार्केट में कोई बायर नहीं है, बायर नहीं है 100 रुपए का, बायर है 95 रुपीज का, तो 95 पर जब चीज बिकी, जो कि कल 100 रुपए पर थी, पर आज बायर ही नहीं है, तो एलटीपी क्या होगा? तो जो एलटीपी होगा वही तो प्राइस मार्केट में तय होगा। तो यहां पर 95 पर बायर ने बाय किया, सेलर ने सेल किया, पर अब जो बाइंग हुई ना, लोअर लेवल पर हुई है, लोअर प्राइस पे हुई है, इसलिए मार्केट में प्राइस नीचे जा रहा है। अब 95 पर भी कोई खरीदार नहीं है, खरीदार है 90 रुपीज पर, तो बेचने वाले ने अब 90 रुपीज पर बेच दिया, जिससे प्राइस तय हो गया 90 रुपीज। तो इस तरह से मार्केट में प्राइस तय होता है। आई होप आप ये पॉइंट सबको कभी भी कंफ्यूज नहीं करेगा। प्राइस एंड डिमांड का हो गया ना, ये सेक्टर तो सर ये ऑपरेटर डिसाइड करता है हाँ, प्राइस? बहुत सारी चीज़ों से डिसाइड होता है सर। ये एलटीपी का फंडा समझ गए? देखो, जो डिमांड सप्लाई होती है ना, वो दूसरी चीज़ होती है। प्राइस इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हो ना? तो नॉर्मली देखो, स्टॉक मार्केट में वो फॉर्मूला हम नहीं लगा सकते हैं, उसका रीज़न है। रीज़न क्या है? यहाँ पर 1 मिनट में चीज़ें चेंज हो जाती हैं। प्राइस इक्विलिब्रियम मतलब तुम मैगी का पैकेट खरीदते हो 12 रुपए का, आई होप 12 रुपए का आता है शायद, तो 12 रुपए सबके लिए 12 रुपए और कई सालों तक 12 रुपए रहेंगे।
तो जब लार्ज स्केल पे हम प्राइस इक्विलिब्रियम का फॉर्मूला लगाते हैं तो वो डिपेंड करता है, पर यहाँ तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में चीज़ें चेंज हो जाती है ना, तो यहाँ तो सस्टेनेबल नहीं है प्राइस इक्विलिब्रियम, है ना, इसलिए। हाँ सर बट एक लार्ज अमाउंट में अगर एक स्टॉक का प्राइस बिल्कुल, तो फिर बोल सकते हो, फिर बोल, और वो काफ़ी दिनों तक वहीं पर सस्टेन रहना चाहिए, फिर तुम्हारा वाला फॉर्मूला हिट है। हाँ क्लियर है, आगे चल सकते हैं। अब ये जो कैंडल बन रही है ना, जो आप लोगों का सवाल था, अब ये जो कैंडल्स का फॉर्मेशन होता है ना, ये टाइम फ्रेम पर होता है, यानी हर कैंडल का एक टाइम फ्रेम होता है, और ये जो टाइम फ्रेम होता है ना, ये होता है सबसे छोटा 1 मिनट, ठीक है। दूसरा होता है 5 मिनट। अब देखो YouTube वाला ज्ञान सब भूल जाना, और जो मैं पढ़ा रहा हूं सिर्फ वही पढ़ना। शाबाश, फ्यूचर ब्राइट है तेरा, बताया था किसी ने, मैं बता रहा हूं आज, ठीक है। अगर तुम यहां पर वो सब कुछ भूल के आओगे जो कभी तुम्हारी आंखों के सामने था, तो तुम मेरे अर्जुन बन जाओगे, और अगर कुछ याद रह गया तुम्हें और वो दिमाग से नहीं निकला, तो ध्यान रखना वो परेशान करेगा तुम्हें, ठीक है। 30 मिनट्स, 1 आवर, 5 आवर, 1 डे, 1 वीक, एंड हाईएस्ट जो चार्ट होता है ना, वो होता है 1 मंथ का, ठीक है। अब सबसे मुश्किल चीज पता है क्या होती है? टाइम का सिलेक्शन करना। अब जैसे मान लो कि आपके सामने ना, आपको कुछ भी अच्छा लगता है खाने में, मैं आपके सामने 50 आइटम ला के रख दूं, आप सारे तो नहीं खा पाएंगे, है ना, जो आपको अच्छा लगता है वही खाएंगे। अब यहां पर सवाल ये उठता है कि मार्केट ना हमारी चॉइस से नहीं चलती, मार्केट चलती है अपने फंडामेंटल से, अपने टेक्निकल से, ठीक है। तो मार्केट को चलाने के लिए ना एक सही चीज का पता होना जरूरी है, यानी मार्केट के डायरेक्शन को जब आप एनालाइज करोगे ना, तो वो सही चीज यानी सही मैकेनिज्म का पता होना चाहिए। अगर वो मैकेनिज्म आपको पता चल गया कि मार्केट कैसे चलती है, तो आप मार्केट में कामयाब हो। पर अगर मार्केट में गलत चीजों को आइडेंटिफाई करके मार्केट को प्रिडिक्ट करोगे, तो मार्केट में सबसे ज्यादा स्टॉप लॉसेस लगते हैं। अब ध्यान रखना, यहीं पर सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं। अगर आप बात करोगे ना किसी भी मार्केट के एक्सपर्ट से, तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि 14 करोड़ डीमेट अकाउंट हमारे इंडिया में खुल चुके हैं, और अगर बाहर मैं देखूँ तो मैं समझता हूँ 50 करोड़ दुनिया में ट्रेडर कम्युनिटी है, इन्वेस्टर कम्युनिटी है, जो 50 करोड़ लोग हैं। अब तुम कॉमनली 50 करोड़ से पूछोगे ना, तो 40 करोड़ लोग टेक्निकल को फॉलो कर रहे हैं। अब मेरा सवाल ये है कि 40 करोड़ टेक्निकल को फॉलो कर रहे हैं, तो कमा कितने रहे हैं? तो 1% लोग कमाते हैं, तो 40 करोड़ का 1% 40 लाख हो गया, और ये 40 लाख लोग कामयाब है मार्केट में, बाकी सब लोग क्या कर रहे हैं? लॉस कर रहे हैं। और ऐसा मैं नहीं कह रहा, सेबी भी कह रही है, आपको पता ही है ना, ऐसा एक्सचेंज भी बोल रहे हैं, डेटा बोल रहा है। अब सवाल ही ये उठता है कि वो क्यों लॉस कर रहे हैं, बताओ। उनके पीछे बहुत सारी वजहें हो सकती हैं। पहली वजह ये नहीं हो सकती कि उनका ज्ञान ही सही नहीं है, वो यूट्यूब को फॉलो कर रहे हैं। मैं खिलाफ नहीं हूँ यूट्यूब को, मेरा भी चैनल है, पर सवाल ये उठता है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं तुम्हें सच्चाई दिखा रहा हूँ, आईना दिखा रहा हूँ। तुम्हें अच्छा लगता है तो ठीक है, नहीं अच्छा लगता है तो मैं बहस नहीं करूंगा तुमसे, मैं सही मान लूंगा तुमको और बोलूंगा कि ठीक है तुम जीते मैं हारा, क्योंकि उससे कुछ मिलेगा नहीं। उससे क्या होगा? हमारी लड़ाई हो जाएगी, और फिर हम एक दूसरे के बारे में गलत सोचेंगे, तो वो नहीं चाहता मैं। तो मैं क्या चाहता हूँ? मैं चाहता हूँ आपको सच बताना। और सच क्या है? सच ये है कि टेक्निकल के फेलियर बहुत सारे हैं। क्यों बहुत सारे हैं? क्योंकि सही टेक्निकल सही बंदा यूज करेगा तो रिजल्ट सही आएगा, गलत टेक्निकल गलत बंदा यूज करेगा तो गलत रिजल्ट आएगा। तो टेक्निकल सही है क्योंकि ज्ञान तो कभी गलत होता ही नहीं ना, उसको यूज करने वाला गलत होता है। तो अब सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि इतने सारे टाइम फ्रेम में हम जो टाइम फ्रेम यूज करें वो कौन सा हो जिस पे बेस्ट रिजल्ट आए। क्योंकि हर यूट्यूबर बोलेगा तुम्हें अलग टाइम फ्रेम बताएगा, हर टेक्निकल एनालिस्ट बोलेगा मैं तो इस टाइम फ्रेम पर देखता हूं। तो अब तुम्हारे लिए कौन सा टाइम फ्रेम है? अब मैं इसे कनेक्ट करने के लिए एक एग्जांपल के साथ तुम्हें समझाऊंगा। अब देखो, अगर मान लो तुम्हें दिल्ली से मुंबई जाना है और तुम्हारे पास समय है कम, 4 घंटे का, तो तुम कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज करोगे? फ्लाइट यूज करोगे। अगर तुम्हारे पास 2 दिन का समय है और पैसे की कमी है तो क्या आप प्रेफर करोगे? और अगर पैसा बहुत है, दोस्त बहुत अच्छे हैं और टाइम ही टाइम है, तो क्या प्रेफर करोगे? अपनी गाड़ी। अब आपने एक चीज नोटिस करी कि तीनों एग्जाम्पल में ना हमारा थॉट प्रोसेस माइंडसेट अलग था। टाइम बहुत था, पैसा बहुत था, और जो दोस्तों के साथ जा रहे हैं ना, तो टाइम भी बहुत था, पैसा भी बहुत था, और मस्ती करते करते जा रहे थे। अब हर एक इंसान, जो 40 करोड़ लोग इस मार्केट में ट्रेड करने के लिए आए हैं, सबका माइंडसेट एक तो है नहीं। कोई नौकरी करते करते ट्रेडिंग कर रहा है, तो कोई फुल टाइम ट्रेडिंग कर रहा है। आप समझो ना। तो अगर मान लो तुम्हारी जरूरत
प्लेन वाली है तो तुम ट्रेन से जाओगे तो कामयाब हो जाओगे, तुम्हारी जरूरत ही पूरी नहीं होगी। तो टेक्निकल चार्ट जो हम यूज करेंगे, पहले तो ये समझ लो अपनी जरूरत के हिसाब से करेंगे। यानी कि अगर मान लो तुम लोग फुल टाइम मार्केट को नहीं दे सकते तो तुम्हारे लिए 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। मान लो अगर आप ऑफिस में हो, 1 घंटे का ब्रेक मिला है और 1 घंटे में ट्रेडिंग करना चाहते हो, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे करो। पूरे दिन मार्केट में फुल टाइम ट्रेडर हो, किस पे करोगे? ठीक है, पहले तो ये समझ लो इन दोनों टाइम फ्रेम को हम यूज करेंगे ट्रेडिंग के लिए, यानी इंट्राडे के लिए। इंट्राडे में भी ये फुल डे और ये पार्ट टाइम। पार्ट टाइम मतलब लेस टाइम। आ रहा है समझ में? कम समय है 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करो, ज्यादा समय है 15 मिनट का करो। तीसरा कोई टाइम फ्रेम मत करना, रिजल्ट नहीं आएंगे। और मान लेते हैं अब आप काम करना चाहते हो थोड़ा पोजिशनल, जिसे स्विंग ट्रेडिंग भी कई लोग कह देते हैं, तो उसमें हमें देखना है 1 डे का टाइम फ्रेम। यानी पोजिशनल के लिए हम क्या देखेंगे, और पोजिशनल से मतलब होता है 1 से 10 दिन। अरे 1 से 10 दिन, आ रही बात समझ में? और अगर आपका टाइम फ्रेम है मान लो 3 से 6 महीने का, तो आप क्या देखोगे, यहां पे लिख दूं से, तो आपको क्या देखना है 1 वीक का चार्ट। अगर थोड़ा सा सोच रहे हो ना 4-5 महीने के लिए कोई स्टॉक लेना है, तो फिर चार्ट ये वाला काम करेगा। ठीक है, इसे उस एग्जांपल्स के साथ कनेक्ट करना। अगर मुझे जल्दी जाना है मुंबई तो प्लेन से ही जाना पड़ेगा। अब तुम चार्ट देख रहे हो वीकली और अगले 2 घंटे के लिए ट्रेड चाहिए तुम्हें, तो यहाँ से थोड़ी मिलेगा। यहाँ तो वीकली चार्ट कैसे बनता है, एक कैंडल पूरे वीक में बन रही है तो वो वीकली चार्ट है। तो 5 दिन ट्रेडिंग होती है एक हफ्ते में, तो वो 5 दिन मिलके एक कैंडल बनेगी। वीकली चार्ट का तो यही मतलब हुआ। डेली चार्ट का क्या मतलब हुआ कि पूरे एक दिन में 6.5 घंटे का जो काम होता है उससे मिलकर एक कैंडल बनती है। और 15 मिनट का मतलब क्या हो गया कि हर 15 मिनट में एक कैंडल बन रही है। 5 मिनट का मतलब क्या हो गया, हर 5 मिनट में एक कैंडल बन रही है। तो एक बार बताओ, अगर तुम 2 घंटे के लिए टाइम निकाल रहे हो ट्रेडिंग के लिए, तो 2 घंटे में कितनी कैंडल बनेंगी भाई? 24 कैंडल बन गई ना। तो 24 कैंडल में कोई ना कोई ट्रेड तो आपको मिल जाएगा। 5 मिनट का अगर आप टाइम फ्रेम देखते हो और आपके पास 2 घंटे का टाइम है ट्रेड करने के लिए, बहुत है ना, 24 कैंडल में आपको ट्रेड मिल जाएगा। पर सेम चीज अगर आप यहां पर देखते हो 15 मिनट का चार्ट, तो 2 घंटे में कितनी कैंडल बनेगी? सिर्फ 8। अब 8 ज्यादा होती है, 24 ज्यादा होती है, तो 24 में ज्यादा पॉसिबिलिटी है। पर एक बात बताओ मुझे, अगर 2 घंटे में काम कर रहे हो तो क्या 20,000 रुपए एक्सपेक्ट करोगे? टारगेट भी तो उतने छोटे होंगे। देखो, बड़े टाइम फ्रेम में बड़ा प्रॉफिट, छोटे टाइम फ्रेम में छोटा प्रॉफिट। अगर 5 मिनट का चार्ट देख रहे हो तो 1,000-2,000 रुपए कमाने के लिए मार्केट में आना, अंडरस्टूड है? पूरे दिन अगर काम कर रहे हो तो 4 से 5,000 के लिए मार्केट में आना। पर अगर 3 से 4 महीने का ट्रेड ले रहे हो तो मैं तुम्हें ये बोलूंगा 4,000 के लिए पूरे 4 महीने 5 महीने का ट्रेड लेना। कम से कम 20-50% का ट्रेड 3 से 5 महीने में मिलेगा। तो बड़ा टाइम फ्रेम मीन्स बड़ा प्रॉफिट, छोटा टाइम फ्रेम मीन्स छोटा प्रॉफिट। और कभी कभी इसके एक्सेप्शन भी होते हैं कि छोटे टाइम में बड़ा प्रॉफिट भी कभी मिल जाता है। देखो, वो भी मिलेगा, पर माइंडसेट वही रखना कि छोटे टाइम फ्रेम में छोटा ही प्रॉफिट मिलेगा। आ रही मेरी बात समझ में? अब यहां पर कैंडल के टाइम फ्रेम से रिगार्डिंग किसी का कोई सवाल है, आप पूछ सकते हैं, बोलिए। क्लियर है सबको? कोई डाउट नहीं है? आगे चल सकते हैं? हाँ जी, ये आधे घंटे में एक कैंडल बनेगी, ठीक है, और ये 1 घंटे में एक कैंडल बनेगी, और ये 5 घंटे में एक कैंडल बनेगी। यानी ऑलमोस्ट 6.5 घंटे काम होता है, तो पूरे दिन में 1.25 कैंडल ही बनेगी, बोल सकते हो आप। ठीक है, कोई यूज नहीं है सर। जैसे फॉर एग्जांपल, हाँ, आपके शादी के कपड़े अभी तक संभाल के रखे हैं आपने? है सर? उन्हें पहनते क्यों नहीं है? यूज नहीं है। इसी तरह से ये वो शादी के कपड़ों की तरह है जिनका यूज नहीं है, और अगर शादी के कपड़े पहन के गए तो लोग गलत फहमी में आपको ही दूल्हा मान लेंगे। होता क्या है, कुछ चीजें ना हमारे पास होती हैं, उनका यूज नहीं होता, पर होती हैं तो हम सोचते हैं कि ये क्यों बनी है। हम ना उस विज्ञान को खोजने के चक्कर में जो कभी हमारे लिए काम का है ही नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि हम सबकी ना एक पर्टिकुलर जॉब है, हमें वही करनी चाहिए। देखो, कई लोगों की आदत होती है कि विज्ञान को खोजने की कोशिश करते हैं और अपना दिमाग खराब कर लेते हैं, और विज्ञान तो खोजते नहीं है, अपना जीवन व्यर्थ हो जाता है उनका। तो ठीक उसी तरह से ना आप टेक्निकल में ना ज्ञानी बनने की कोशिश मत करो। किसी ज्ञानी ने जो नॉलेज दी है उसे कॉपी पेस्ट करके अमीर बन जाओ, मैं समझदारी बोलता हूं उसको। देखो यार, मेरे से मिलने के बाद भी अगर तुम ज्ञान की खोज कर रहे हो ना,
तो बहुत गलत कर रहे हो, ध्यान रखना, क्योंकि वो काम मैं कर चुका हूं और जो काम मैं पिछले 15 सालों में कर चुका हूं उसको अगले 15 सालों में करने का कोई लॉजिक नहीं है। अब वो 15 सालों में मैंने जो क्रक्स निकाला है आप लोगों के लिए जिससे आप कामयाब बनोगे उसको कॉपी पेस्ट कर दो ना, क्योंकि अल्टीमेटली तो पैसा ही चाहिए आपको थोड़ी मेरी तरह महान बनना है, आपको तो पैसा चाहिए यार, पैसा कमाओ ना। आ रही बात समझ में? ध्यान रखना, ये पहली वो चीज़ है जिसे मैं कॉपी पेस्ट करने के लिए बोलूंगा। अगले 3 महीनों में जो भी पढ़ा रहा हूँ ना उसमें ज्ञान मत ढूंढने की कोशिश करना, क्योंकि ये वो चीज़ है जो मैंने पिछले 15 सालों में डेवलप की है और मैं आपको दे रहा हूँ। आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आपका उद्देश्य पैसा कमाना है, महान बनना नहीं है। अगर महान बनना है तो देखो, महान बनने के लिए पैसा होना ज़रूरी नहीं है, वो तो आप ऐसे ही बन सकते हो। पर स्टॉक मार्केट में क्यों आए हो? सबका एक ही उद्देश्य है, पैसा कमाना। तो पैसा इससे बनेगा कॉपी पेस्ट करने से, और उसमें कोई वो नहीं है, कोई मतलब खामी नहीं है। अच्छी चीज़ों को सीख कर अप्लाई करना कोई बुरी बात नहीं है, इसीलिए किताब पढ़ के हम अच्छी चीज़ें अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। आ रही मेरी बात समझ में? तो जैसे सर ने पूछा कि ये कैंडल्स का क्या कोई यूज़ है, तो मैंने एग्जाम्पल से समझाया कि जैसे शादी की ड्रेस का कोई यूज़ नहीं है शादी होने के बाद, उसी तरह से इनका कोई यूज़ नहीं है, ध्यान रखना। आई होप सबको क्लियर होगा। बताओ, अब कोई डाउट है तो पूछ लो, आगे चल सकते हैं। मेरा नाम है अतुल। मैं एक नामी होटल में मैनेजर के तौर पर जॉब करता था। मार्च 2020 में लॉकडाउन के दौरान मेरी जॉब चली गई। उसके बाद मुझे घर चलाने और बच्चों के भविष्य की चिंता होने लगी। फिर मैंने शेयर मार्केट के फील्ड में ऑनलाइन कुछ करने का प्लान किया, लेकिन मुझे शेयर मार्केट का ABCD भी नहीं आता था। फिर मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म को खोजने लगा जो मुझे घर बैठे सही और सरल भाषा में शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना सिखा सके। तभी मुझे मिला NIFM का ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म www.onlinenifm.com। NIFM के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर बहुत से ऐसे कोर्स थे जिनसे मैं अपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के सपनों को पूरा कर सकता था, जैसे कि स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग बिगिनर्स कोर्स, NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, एडवांस लेवल स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, टेक्निकल एनालिसिस कोर्स, फंडामेंटल एनालिसिस कोर्स, ऑप्शंस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज, रिसर्च एनालिस्ट सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट कोर्स और ना जाने ऐसे बहुत से कोर्स उपलब्ध हैं। फिर मैंने www.onlinenifm.com की साइट पर जाकर NIFM का NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स को ऑनलाइन परचेज किया, जिसको सीखने के बाद मैंने जाना कि शेयर मार्केट से पैसा कमाना कितना आसान है। बस आपको एक सही प्लेटफॉर्म की जरूरत है, जो है www.onlinenifm.com। NIFM के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की वजह से मैंने लॉकडाउन के दौरान शेयर मार्केट से अच्छी इनकम भी जनरेट की। थैंक्स NIFM, जिसकी वजह से आज मैं एक होटल मैनेजर से प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाया। कॉल 8588868475 और विजिट www.onlinenifm.com।